हाय फ्रेंड्स, मैं रवि भूषण आरबी स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं अगले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस वजह से दो देशों में झगड़ा हुआ और फिर धीरे धीरे पूरे देश समाहित होते चले गए, यहाँ तक कि पूरे सारे के सारे देश उसमें समाहित होते चले गए और एक वह क्या बन गया, विश्व युद्ध बन गया। और उसी के कोई भी अगर युद्ध होता है तो उसके पीछे बहुत दिनों का कारण होता है, बहुत सारी कारण होते हैं जिसके कारण से एक बड़ा युद्ध होता है। तो आइए हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन कारण थे। यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ना, गुप्त संधि और गुटों का निर्माण, जर्मनी फ्रांस का शत्रुता, साम्राज्यवादी का प्रतिस्पर्धा होना, सैन्यवाद का उत्पन्न होना, उग्र राष्ट्रवाद का उत्पन्न होना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव होना, समाचार पत्रों का भूमिका उसमें था और जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को रोकना, ये सभी कारण थे। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के कारण थे, जो कि आज मैं आप लोगों को सभी पॉइंट डिस्कशन करके मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से टॉपिक क्लियर हो और आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, आइए हम जानते हैं यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना। यूरोपीय शक्तियों का संतुलन क्यों बिगड़ा? यूरोपीय शक्ति का मतलब कि यूरोप कंट्री का जितने भी देश थे सभी का जो आपस में संतुलन था जो बिगड़ गया, उसका वजह था राजनीति। किसी भी चीज, राजनीति तो आप जानते ही कैसी होती है, किसी का नहीं होता राजनीति, इसीलिए सबसे बड़ा कारण था राजनीति। और यह कौन थे? बिस्मार्क। एक आदमी का नाम है क्या? बिस्मार्क। ठीक है, ये जो बिस्मार्क थे ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ये जर्मनी के थे और यह एकीकरण किए। जर्मनी का एकीकरण हुआ। कब हुआ? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण किए। किसने किए? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण कर दिए और तब से जर्मनी क्या हुआ? राजनीति में कूद गया। इसके पहले राजनीति में नहीं थे और भी यूरोपीय कंट्री के जितने भी देश थे वो राजनीति में थे, लेकिन जर्मनी राजनीति में नहीं था। इसलिए बिस्मार्क एक राजनीतिज्ञ थे और वो अपने देश को एकीकरण किए देश का। और एकीकरण का मतलब होता है किसी धर्म, किसी संस्था में एकजुटता उत्पन्न करना, और बिस्मार्क ने वही जर्मनी के अंदर उत्पन्न किए और जर्मनी का एकीकरण किए, जिससे क्या हुआ? जर्मनी राजनीति में उतरा और जब जर्मनी राजनीति में उतरा तो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, जिससे क्या हुआ? इसके आसपास के जितने भी कंट्री थे, जितने भी देश थे वो सभी का संतुलन बिगड़ने लगा। जैसे जर्मनी के आसपास के जो देश थे, कौन था? इंग्लैंड था और कौन था? फ्रांस था और कौन था? ऑस्ट्रिया हंगरी था। ऑस्ट्रिया हंगरी और कौन था? डेनमार्क। पुर्तगाल था। ये सब क्या था? जर्मनी के आपसी कंट्री था। ठीक है, आपसी कंट्री था जो कि जर्मनी का सभी यूरोपीय कंट्री का संतुलन बिगड़ने लगा। क्यों? क्योंकि जर्मनी राजनीति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ गया। आइए अब हम जानते हैं गुप्त संधियों का और गुटों का निर्माण। गुप्त संधि और गुटों का निर्माण। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ और राजनीति में बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में जर्मनी का सभी से तालमेल सही था, लेकिन जर्मनी का दुश्मनी सिर्फ फ्रांस से था। और जब जर्मनी बहुत दोनों देशों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होता था
और जिससे क्या हुआ, जर्मनी गुप्त संधि करने लगा और गुटों का निर्माण करने लगा। जर्मनी पहला संधि किसके साथ किया? ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ पहला संधि किया। दूसरा संधि किसके साथ किया? रूस के साथ किया। तीसरा संधि इटली के साथ में किया। चौथा संधि इंग्लैंड के साथ में किया। देखिए, इंग्लैंड के साथ उसका मित्रवत व्यवहार था, कोई संधि नहीं किया गया था। मित्रवत व्यवहार था। और इटली के साथ उसने संधि किया 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में किया। और रूस के साथ 1881 ईस्वी में संधि किया और दूसरा संधि 1887 ईस्वी में किया। और ऑस्ट्रिया हंगरी 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया हंगरी से संधि किया। ठीक है, जर्मनी ने इतने सारे संधि किया, क्यों किया? ताकि हम फ्रांस से को पीछे छोड़ दें, फ्रांस को हम राजनीति में पीछे छोड़ दें। और जिसके लिए जर्मनी क्या किया? संधि किया। और इसके बाद क्या करता है? जर्मनी गुटों का निर्माण करता है। गुटों का निर्माण। पहला गुट त्रिगुट संधि। त्रिगुट संधि करता है। किसके साथ करता है? त्रिगुट संधि करता है। और वही पहला संधि, उसमें जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस था। देखिए, यहां पर रूस पहला जब त्रिगुट संधि हुआ तो रूस संधि में था, लेकिन रूस क्या कुछ ही दिनों के बाद रूस संधि से हट गया और इसके जगह पर कौन आ गया? इटली आ गया। इटली संधि में आ गया और जिससे क्या हुआ, सबसे इसका व्यवहार अच्छा हो गया, सभी संधि कर दिया, किसी से मित्रवत व्यवहार रखा, सिर्फ यह फ्रांस से दूरी बना करके रखा। और क्यों? क्योंकि फ्रांस से इसका दुश्मनी चल रहा था और उसको पीछे करना चाह रहा था। इसके वजह से जर्मनी सभी से संधि किया और खुद को, अगर संधि कोई करता है तो उससे क्या होता है? व्यापार बढ़ता है, आपसी लेन देन होता है, तो उससे क्या होता है? आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तब तो किसी भी चीज में आप पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कीजिएगा। देखिए, तीसरा पॉइंट, जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता के बारे में हम आपको बताते हैं कि जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता क्यों था, क्यों हुआ। फ्रांस का एक जगह था, फ्रांस का एक जगह था, क्या था? अल्सेस लॉरेन। अल्सेस लॉरेन यह क्या था? फ्रांस का एक जगह था और इसको क्या किया? जर्मनी कब्जा कर लिया। जर्मनी ने कब्जा कर लिया।
जर्मनी अल्सेस लॉरेन वाली जगह को कब्जा कर लिया, जिससे क्या हुआ, ये दोनों के बीच में शत्रुता उत्पन्न हो गई। और फ्रांस इसको हर जगह नीचे दिखाना चाहता था और जर्मनी फ्रांस को हर जगह नीचे दिखाना चाहता था। जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता का मेन वजह था अल्सेस लॉरेन वाली जगह को जर्मनी कब्जा कर लिया था। आगे ये जान गए। चलिए चौथे पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साम्राज्यवादी का प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है कि साम्राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार करना, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, अपनी व्यापार को मजबूत करना, अपनी ताकत को मजबूत करना, एक दूसरे के प्रति स्पर्धा करके खुद को मजबूत करना। वो क्या था कि सबसे पहले जब साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा की जब भावना उत्पन्न होता है तो हर एक किसी को क्या होता है कि अपना बिजनेस, अपने औद्योगिक को आगे बढ़ाना, और सभी देश क्या किया, अपने व्यापार को बढ़ाने लगा और क्या आया, औद्योगिक क्रांति उत्पन्न होने लगा। औद्योगिक क्रांति उत्पन्न हुआ, औद्योगिक क्रांति उत्पन्न हुआ। और औद्योगिक के लिए सबसे पहले हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। कच्चे माल की जरूरत होती है, और जब कच्चा माल हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसका उत्पादन करेंगे। उत्पादन वस्तु को हम क्या करेंगे, बेचने के लिए बाजार खोजेंगे, और जब हमारे पास बाजार होगा तब तो उत्पादन वस्तु बिकेगा। इसलिए हम सभी देश अपने बाजार की खोज में निकल गया, और जब बाजार की खोज में निकला तो पता चला कि दो ऐसा महाद्वीप है जिसपे हम अपने बाजार का कब्जा कर सकते हैं, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश। क्योंकि यह दोनों महादेश था जो गरीब कंट्री था, इसीलिए गरीब कंट्री था और वहां जाके बाजार स्थापित करना था, और सभी जितने यूरोपीय कंट्री सब अपने अपने बाजार लूटने लगा और बाजार अपना उद्योग चालू किया। और जर्मनी क्या हुआ, जर्मनी का राजनीति तो पीछे था, तो क्या हुआ, जब जर्मनी सोचा कि सारा बाजार तो सभी को लूट लिया, अब हम कहाँ अपना बाजार स्थापित करें, तो एक अपना गलत तरीके अपनाया कि छीन लो, अगर हमें नहीं मिलता है तो छीन लो। तो कोई छीनेगा कैसे, एक दूसरे में लड़ाई करके, झगड़ा करके छीनेगा। तो वो जर्मनी ऐसा नियम अपनाने लगा, और जिससे क्या हुआ, शत्रुता एक दूसरे में उत्पन्न होने लगे। और उतने में क्या हुआ, एक देश साम्राज्य था, तुर्की साम्राज्य। क्या था, कौन सा साम्राज्य था, तुर्की। तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत ही दयनीय होते जा रही थी। तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत ही दयनीय होते जा रही थी। तो जर्मनी देखा, अरे हमको तो बाजार मिल रहा है, बिना बसाए बाजार मिल रहा है, और क्या क्या, तुर्की से एक संधि कर लेता है, और तुर्की से संधि कर लेता है और उसकी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है, और क्या करता है, तुर्की के अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में लेने की संधि कर लेता है तुर्की से, और क्या करता है, बर्लिन से बगदाद तक क्या करता है, रेलवे लाइन बिछा देता है, जिससे क्या होता है, वो अपना व्यापार बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर लेता है। और इस तरीके से, और इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा था, जर्मनी के पास सबसे बड़ा जहाज था। जर्मनी अपने आप में बहुत ही ताकतवर था। तब तो एक दूसरे से छीनने की भावना अपने आप में रख रहा था। क्यों, तो इसके पास मिसाइल था, पनडुब्बी था, जहाज थे,
लड़ाकू विमान थे और अस्त्र शस्त्र परमाणु बम सभी इसके पास थे। और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े जहाज थे इसके पास, पनडुब्बी जहाज थे। सबसे बड़े जहाज का नाम है इसका इम्पेक्टर। यह एक पनडुब्बी जहाज था जो कि सबसे बड़ा जहाज था। आइए अब हम जानते हैं सैन्यवाद। सैन्यवाद देखिए क्या हुआ कि सभी का बाजार बस गया, सभी का इनकम होना शुरू होने लगा। और अब क्या है कि अब जब पैसा आने लगा तो अब क्या होगा, एक दूसरे में स्पर्धा उत्पन्न होगा और सैन्य अपने सैनिक के पीछे पैसा खर्च करने लगा सब। सोचिए कि एक आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि सभी अपने सैनिकों के पीछे 85% अपने इनकम का 85% पैसा क्या करने लगा, सैनिक के पीछे खर्च करने लगा। सैनिक पर खर्च करने लगा। कितना, अपने इनकम का 85% सैनिक पे खर्च करने लगा और 15% में पूरा अपना देश चलाता था। मैंने कि सोचिए कि अपने इनकम का जब 85% कोई अपने सैन्य बल पे खर्च करेगा तो क्या होगा, एक से एक हथियार बनेगा, अस्त्र बनेगा, अस्त्र की खरीदारी होगी, फिर एक से एक मिसाइल बनेगा, जहाज बनेगा, पनडुब्बी बनेगा। और आप सर्च करके देखिएगा कि जितने भी परमाणु बम, जितने भी मिसाइल, जितने भी बड़े बड़े पनडुब्बी का तैयार हुआ वो कब हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले हुआ। और तो क्या होने लगा, अब समझिए तो पूरा यूरोपीय कंट्री बारूद के ढेर पर आकर बैठ चुका था। बस इंतजार था एक तीली सी माचिस मारने का और पूरा यूरोपीय कंट्री उड़ जाता। बस सभी देश इतने ज्यादा परमाणु बम और मिसाइल, शस्त्र और बम का निर्माण कर लिए थे ताकि पूरा यूरोपीय कंट्री बारूद के ढेर पर आकर बैठ चुका था और बस एक पॉइंट मौका की जरूरत था और पूरा यूरोपीय कंट्री बर्बाद हो जाता। और वही हुआ। आगे आइए हम आपको बताते हैं। आइए, उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, देखते हैं। किसी चीज के प्रति उग्र हो जाते हैं हम लोग, धर्म के पीछे, जाति के पीछे। अगर अभी नॉर्मल अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान की मैच होती है तो पूरा इंडिया वासी चाहे किसी भी धर्म का हो इंडिया के पक्ष में हो जाते हैं। उसी तरीके जर्मनी के पास भी था और जर्मनी, फ्रांस में सभी लोग एक दूसरे के प्रति उग्र हो रहे थे, अपने राष्ट्र के प्रति उग्रता दिखा रहे थे, जिससे क्या हुआ, सभी को एक दूसरे में दुश्मनी का भावना उत्पन्न होने लगा और अपने देश के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा और सब उग्र होने लगा। अब चौथा अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। देखिए उस समय क्या था, सभी अपने मन का मालिक था। किसी को परमाणु बम बनाना है, किसी को अस्त्र बनाना है, किसी को अस्त्र बना रहा है, कोई पनडुब्बी बना रहा है, कोई जहाज बना रहा है, कोई मिसाइल बना रहा है। और उससे क्या हुआ, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन वही आज के डेट में क्या है, कुछ अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा होता है तो क्या होता है, यूएनए आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आ जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आ जाते हैं ताकि समस्या का समाधान हो। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, समाचार पत्रों का भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध में समाचार पत्रों का बहुत बड़ा भूमिका था। आप तो जानते हैं मीडिया कुछ भी कर सकता है। समाचार पत्र का काम था क्या, जर्मनी का समाचार पत्र फ्रांस के प्रति उल्टा पुल्टा लिखता था और फ्रांस का समाचार पत्र जर्मनी के बारे में उल्टा पुल्टा लिखता था, और जिससे क्या होता था, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी उत्पन्न होता था, जो कि बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ प्रथम विश्व युद्ध के रूप में।
नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं, जर्मनी के बढ़ते प्रभाव कोरोना। जर्मनी क्या कर रहा था, जितने भी बाजार थे सभी को जबरदस्ती हथियार लेना, सभी को ये करना, और सबसे बड़ी बात थी क्या कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में एक संधि था, और ऑस्ट्रिया हंगरी में एक स्लाव जाति का नाम लोग रहते थे, स्लाव प्रजाति रहते थे। और क्या हुआ, स्लाव प्रजाति अपना खुद के लिए एक देश मांगने लगा। देश की मांग किया, और क्या किया, आंदोलन उत्पन्न हो गया। स्लाव देश की मांग किया और आंदोलन करने लगा। स्लाव प्रजाति के लोग अपने खुद के लिए देश एकीकरण, वो चाह रहा था अपने प्रजाति का एकीकरण करें और एक देश बनाए और हमारा खुद का एक देश हो। और इस बीच में क्या हुआ, जब त्रिगुट संधि हुआ था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस कुछ दिनों में हट गया था और जर्मनी उसकी जगह इटली आ गया था। तो रूस और जर्मनी के बीच में थोड़ा सा अनबन चलने लगा था, इसलिए वो त्रिगुट संधि से बाहर हो गया था। और यहाँ बस एक मौके का इंतजार था, और स्लाव प्रजाति क्या किया, आंदोलन कर दिया अपने देश के लिए। और इधर से आया रूस ऐसे अपना फंड दे दिया, किसको, स्लाव प्रजाति को। आंदोलन के लिए फंड दे दिया। और बस यहीं से शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध का स्टार्टिंग। और इतने ही में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार घूमने के लिए गए और उसे मरवा दिया गया। और यहाँ से शुरू हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध का कारण। आइए हम आज जाने, आप सभी पॉइंटों के बारे में जाने कि कैसे कैसे प्रथम विश्व युद्ध के पहले क्या क्या हुआ था, जिसके वजह से इतनी बड़ी विश्व युद्ध पूरे देश को झेलना पड़ा और एक बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। हमें पूरा उम्मीद होगा कि आप सभी को मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास फैला दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।